आपका बहुत स्वागत है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की। सीएम ने परिवार को न्याय का भरोसा भी दिलाया। भरत के परिवार से मुलाकात के बाद सरकार ने भरत तिवारी मामले में आरोपी डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को मद्य निषेध में डीएसपी पद से हटा दिया है। सीएम सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों की मुलाकात के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भरत तिवारी एनकाउंटर में एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को वापस पुलिस मुख्यालय भेजा गया। पहले दिनों आपको बता दें कि पिछले दिनों राजेश कुमार शर्मा को सरकार ने मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बनाया था। भरत तिवारी एनकाउंटर के वक्त राजेश कुमार शर्मा जगदीशपुर के एसडीपीओ थे और सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए जगदीशपुर के एसडीओ संजीत कुमार को भी हटा दिया है। संजीत कुमार सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे। आपको बता दें कि जगदीशपुर एसडीओ संजीत कुमार की भूमिका भी भरत तिवारी के मामले में आरोपों के घेरे में थी। तो सम्राट सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सम्राट के 100 दिन पूरा होने पर विधानसभा में मेज थपथपाकर सरकार को बधाई दी गई। एनडीए नेताओं ने सीएम सम्राट को बधाई दी तो आरजेडी ने तंज कसा। सम्राट सरकार के 100 दिन कैसे रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सम्राट सरकार के 100 दिन, 100 दिनों में उम्मीदें कितनी पूरी, 100 दिन में कितना बड़ा भरोसा। ये तस्वीरें हैं बिहार विधानसभा की, जहां सम्राट सरकार को 100 दिन पूरे होने पर बधाई दी जा रही है। एनडीए के नेता सम्राट सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। ये पहला मौका है जब बीजेपी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। ऐसे में एनडीए नेता सम्राट के 100 दिनों के कार्यकाल को भरोसे का बता रहे हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन पूरे हुए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है और पूरे सदन स्वागत 100 दिनों के हम लोग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व वाली बिहार में एनडीए की सरकार ने 100 दिन पूरे किए, जिसमें सुशासन और विकास के कार्यों की गति देने पर जोर दिया गया है। पूरे सदन की ओर से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर मैं उन्हें उप मुख्यमंत्रियों को, मंत्रिपरिषद सदस्यों को तब बिहार की जनता को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। सम्राट सरकार के 100 दिन कई उपलब्धियों को लेकर बेहद खास हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इन 100 दिनों में कोई काम नहीं हुआ। सम्राट अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। सरकार के 100 दिन हुए बिहार सरकार में, और जो अभी वर्तमान सरकार है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, मैं उन्हें पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। और तमाम तरह की विफलताओं, तमाम तरह की जो एनार्की इस बिहार में है, विफलता हर मोर्चे पर विफलता है। कोई विभाग जनता के हित में पूरी तरह काम नहीं कर रहा। सम्राट के 100 दिनों की बात करें तो सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े फैसले लिए। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया। 100 दिनों के भीतर 16 कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर किया गया, जिसमें 4 अपराधी ढेर हुए और 12 के पैरों में गोली लगी। हालांकि भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सवाल जारी है। भ्रष्टाचार पर भी सम्राट सरकार ने प्रहार किया। बड़े टेंडर घोटाले में शामिल पूर्व आईएएस अधिकारी समेत कई अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर पढ़ाई के लिए 551 मॉडल स्कूल और 211 नए डिग्री कॉलेज खोले गए। मॉडल स्कूल में ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की शुरुआत हुई। नीट और जेईई की तैयारी छात्र मुफ्त में कर सकेंगे। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा के लिए बड़ी पहल की गई। छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की पहल शुरू की गई। सैटेलाइट टाउनशिप, शहरी आबादी और ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की भी योजना है। साथ ही सहयोग कार्यक्रम के जरिए जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए नया नियम बनाया गया है। इसके तहत 30 दिनों में समस्या का समाधान करना अनिवार्य है। समाधान न होने पर 31वें दिन जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद इस व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में भी सम्राट ने बड़ी पहल की।
मुजफ्फरपुर और किशनगंज में सीमेंट फैक्ट्री, हाजीपुर में देश का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट और बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार को भी हरी झंडी दी गई। सम्राट सरकार लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रही है, लेकिन रास्ते में कई रुकावटें और बाधाएं भी आ रही। सरकार के कई ऐसे फैसले जिससे सवाल भी उठ रहे, लेकिन 100 दिनों के कार्यकाल में सम्राट एक बेहतर नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरकर सामने आए। बिहार के विकास को लेकर उनका मिशन और विजन साफ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर अब आपको दानापुर से बताते हैं, जहां पुलिस ने केवड़ा ओपी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि ग्रिल और वेल्डिंग मशीन की दुकान की आड़ में अवैध हथियार निर्माण किया जा रहा था। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार, बैरल, कारतूस सहित हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया है। वहीं मौके से पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो देखिए, मिनी गन फैक्ट्री का ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। निर्मित और निर्मित हथियार भी बरामद किया गया। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अवैध रूप से बन रहे हथियार का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ग्रिल और वेल्डिंग मशीन की आड़ में ये अवैध हथियार बनाया जा रहा था, ये धंधा चलाया जा रहा था और इसी का खुलासा पुलिस ने किया है। पुनपुन में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। तो आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं दानापुर से, जहां पुलिस ने केवड़ा ओपी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। एवं केवड़ा ओपी के संयुक्त कार्रवाई में गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति ललन सिंह, पिता कामेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम मिर्जापुर, थाना चिकसोरा, नालंदा को पकड़ा गया, जिनके पास से एक देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, कब से ये अवैध हथियार निर्माण का काम चल रहा था? पुलिस को इसकी जानकारी कैसे लगी? क्या कुछ जानकारी है? ये लगातार जो है चल रहा था। पुनपुन थाना क्षेत्र का केवड़ा ओपी है, उसी थाना क्षेत्र में जो है ये मामला पकड़ा गया है। जिस तरह से पुलिस ने बताया है कि नालंदा का पहले जो ललन है वो गिरफ्तार हुआ, जो ललन सिंह है वो गिरफ्तार हुआ हथियार के साथ, और उसी की निशानदेही पर जब वो पकड़ा गया, उससे पूछताछ किया गया कि आखिर वो कहाँ से हथियार लाया है, तो उसने बताया कि वो हथियार जो है केवड़ा ओपी थाना क्षेत्र में जो रहने वाला सिद्धार्थ शर्मा है वो बनाता है। एक गैराज खोले हुए है, उसमें जो है ग्रिल का काम करता है और उसी के आड़ में वो हथियार बनाने का काम भी करता था। रात में वो हथियार बनाने का काम करता था, दिन में ग्रिल बनाने का काम करता था। तो पुलिस ने छापेमारी किया तो एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां से जो है इस मामले में कई एक जो हथियार बनाने वाले सामान है वो बरामद किए गए। साथ ही जो है कई एक बैरल बरामद किए, लगभग 13 बैरल बरामद किए गए हैं। जो हथियार बनाने में सप्लाई करता था वो बैरल बनाता था और जो हथियार बनाते थे उनको सप्लाई करता था। तो पुलिस इस मामले में और लोगों की तलाश कर रही है, क्योंकि अमरजीत, कितने लोग इसमें शामिल हैं? क्योंकि 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या 2 लोगों ने खुलासा किया कि और कितने लोग इस पूरे धंधे में शामिल थे? देखिए, एक बड़ा ग्रुप चल रहा था। ये इस मामले में जो है पुलिस अभी भी जांच कर रही है, क्योंकि इस मामले में जो बैरल 38 बैरल जो है निर्मित बैरल बरामद किए गए हैं वो अलग अलग जगह भेजे जाते थे। खास करके नालंदा इलाके में भेजे जाते थे, जहां से भारी मात्रा में हथियार बनाए जाते थे और अलग अलग जगह सप्लाई किए जाते थे। तो ये जो हथियार बनाने का काम होता था, तो यहाँ सिर्फ बैरल बनता था और हथियार जो है नालंदा में बनता था और यहाँ से ले जाया जाता था। लेथ मशीन में यहाँ कटिंग होती थी और वो बैरल जो है दूसरे जगह जा करके वहाँ पर जो है पूरा निर्मित किया जाता था। तो यही वजह है कि पुलिस जो है इस मामले में और भी छानबीन कर रही है और इससे जो बड़ा सिंडिकेट है उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो है 2 लोग इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें ललन है और सिद्धार्थ शर्मा है। इनको गिरफ्तार कर जो है आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। ठीक है अमरजीत, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि सिंडिकेट तक कब तक पुलिस पहुंचती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अमरजीत।
बड़ी खबर कटिहार से आ रही है, जहां पर पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और बरारी थाना क्षेत्र के बांसमीढ़ी में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में हथियार बनाने के इस पूरे सेटअप को पकड़ा गया। मौके से मोहम्मद रजाउल अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। छापेमारी में एक बड़ा 2 नाली बंदूक, 4 देसी कट्टे और एक अर्धनिर्मित कट्टे के साथ 3 बैरल, 3 अर्धनिर्मित देसी कट्टे समेत हथियार के जखीरे बरामद किए गए। बिहार के लोग भी आईपीएल से जुड़े, इसको भी खेल मंत्री जी देख रही है, कई संस्था इसमें जुड़े हैं। इसको जरूर हम लोग चाहते हैं कि आगे जब इसका ऑप्शन हो तो बिहार भी आईपीएल में बिहार की टीम को खड़ा करने का काम। इसी बीच देखिए, राज्य से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जेपीएससी में गड़बड़ी मामले में जांच अब तेज कर दी गई है। सीआईडी ने 5 आरोपी को रिमांड पर लिया है। रिमांड पर सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। 2 होटल में छापेमारी में 3 और गिरफ्तार किए गए हैं। तो अब तक 8 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। सीआईडी ने की जानकारी साझा और सीआईडी ने जानकारी साझा करने की अपील भी की है। तो बड़ी खबर आपको राज्य से इस वक्त बता रहे हैं, जहां जेपीएससी में गड़बड़ी मामले में जांच अब तेज कर दी गई है। 5 आरोपी को रिमांड पर लिया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। तो वहीं जेपीएससी को लेकर जारी विवाद अब सड़क से लेकर सियासी मैदान तक गूंज रहा है। 14वीं जेपीएससी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जहां विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो सत्ता पक्ष की ओर से जांच जारी रहने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। इस बीच आयोग के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त करने की बाबूलाल मरांडी की मांग के बाद इसमें अब नया मोड़ भी आता दिखाई देता है। सवाल है कि आखिर विवाद से जेपीएससी का पीछा छूट क्यों नहीं रहा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जितनी परीक्षा नहीं ली होगी, उससे अधिक उसके साथ विवाद जुड़े हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट के बाद जारी विवाद हर दिन नए मुकाम तक पहुंचता जा रहा है। कभी छात्रों की नाराजगी, कभी सीआईडी की जांच, तो कभी राजनीतिक दलों के बीच खींची सियासी तलवार मुद्दे को और गंभीर बना रहा है। गुरुवार को बीजेपी और कांग्रेस के नेता छात्रों के मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद तनाव के हालात रहे। पत्थर और टमाटर के साथ पानी की भी एक दूसरे पर बौछार हुई। तनाव खत्म होने के बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मामले को लेकर मुखर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के गंभीर होने और सीआईडी जांच के बाद दोषियों को नहीं बख्शे जाने का दावा किया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भ्रष्टाचार के नए आयाम जो गढ़े जा रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में, ये स्वाभाविक ही ये एक दुखद घटना है। झारखंड के इतिहास के लिए एक काला अध्याय लिखा गया है। राजनीति एक अड्डा बना दिया गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है हेमंत सोरेन सरकार ने जेपीएससी को, एक संवैधानिक संस्था को। छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की इजाजत किसी को नहीं दे सकते, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण पद पर क्यों नहीं बैठा हो और वो व्यक्ति कितना भी बलशाली क्यों नहीं हो। सरकार की यही संजीदगी है। जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शुरू से ही सरकार पर हमलावर रहे हैं। अब की बार बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा और आयोग के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त करने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने जमाल अहमद पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया और सीएम से कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरजेडी ने बाबूलाल की मांग पर पलटवार करते हुए सरकार की ओर से कार्रवाई जारी रहने का दावा किया है। तो जिन लोगों के ऊपर कोई जांच चल रहा हो, उनकी नियुक्ति ही संदिग्ध है और फिर ऐसे लोगों को इस प्रकार के सेंसिटिव जगहों पर बिठाना, महत्वपूर्ण जगहों पर बिठा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? यानी जिनकी बुनियाद खराब है, गड़बड़ है, और उससे आप अच्छी बुनियाद की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो सारा चीज जब सामने आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी जी नेता हैं, पार्टी अपने बीजेपी विधायक दल का नेता है, तो उन्होंने मांग किया तो सरकार उस पर देखेगी सरकार क्या कर सकती है। झारखंड में चाहे किसी भी दल की सरकार हो,
जेपीएससी में सुधार की हर कोशिश विफल साबित होती दिखती है। आयोग चाहे परीक्षा ले या फिर रिजल्ट जारी करे, हर बार विवाद उसका पीछा छोड़ता नहीं दिखता। इस बार मामला गंभीर है। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी जांच जारी है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सुधार कब तक होगा कोई नहीं जानता। लेकिन तब तक सियासत गरमाई हुई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बताते हैं, जहां कस्बा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक कार से करीब 170 लीटर विदेशी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। सदर 2 एसडीपीओ डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया है कि दोनों शराब तस्कर पश्चिम बंगाल से शराब लेकर के पूर्णिया में स्थानीय तस्करों को सप्लाई करने वाले थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। रेड कंडक्ट करती है और तकरीबन 170 लीटर विदेशी शराब इस टीम द्वारा जब्त किया जाता है। उसके साथ साथ 4 व्हीलर जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था उसे भी जब्त किया जाता है और 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी इस टीम द्वारा सुनिश्चित की जाती है। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चलता है कि ये पूरा खेप जो है वो बंगाल से लाया जा रहा था और यहाँ पे कस्बा में एक अपराधकर्मी है जिनके ऊपर पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है, उन्हें ये खेप जो है डिलीवर किया जा रहा था। उनकी भी पहचान कर ली गई है और अतिशीघ्र उनकी गिरफ्तारी ये टीम सुनिश्चित कर लेगी। तो नालंदा जिले के कतरी सराय थाना पुलिस ने एक फर्जी अपहरण कांड का खुलासा कर दिया। इस दौरान अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस दौरान डीएसपी संजीत गुप्ता ने बताया कि अपहरित युवक शिव कुमार वर्मा अपने दोस्त के साथ साइबर ठगी का 6% कमीशन के नाम पर पटना गया था, जहां से उसे किडनैप कर लिया गया। पुलिस ने पटना से सकुशल इस युवक को बरामद किया है। वहीं 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही एक गाड़ी को भी जब्त किया गया। हालांकि जांच में पुलिस ने फर्जी किडनैप की बात कही है। प्रकरण में साइबर ठगी, फर्जी अपहरण की साजिश और फिरौती की मांग तथा बैंक खातों के दुरुपयोग से संबंधित सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। अनुसंधान के क्रम में जिस व्यक्ति की संलिप्तता सामने आएगी उनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मधेपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि मुरलीगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नंबर की थार गाड़ी से 927 ग्राम स्मैक बरामद किया है और इस दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से थार वाहन और 2 एंड्रॉयड मोबाइल भी जब्त किए हैं। वहीं मुरलीगंज में वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान संदिग्ध थार को रोक करके तलाशी ली गई, जिसमें से 927 ग्राम स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के जयापट्टी निवासी सरोज कुमार और साहूगढ़ निवासी अभिमन्यु कुमार के रूप में की गई है। मधेपुरा जिला में पुलिस मुख्यालय और डीआईजी कोसीगंज सहरसा और पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के निर्देश के आलोक में सूखा नशा और मादक पदार्थ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 23 तारीख को परिस्मार पुलिस उपाधीक्षक मुरुल जो मुरलीगंज थाना अध्यक्ष हैं उनको गुप्त सूचना मिली कि भारी मात्रा में जो है स्मैक लेकर के लोग गाड़ी से आ रहा है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय को इसका सूचना दी, टीम गठित करके इसके बारे में छापेमारी किया। छापेमारी के क्रम में ये इसमें एक थार गाड़ी था, थार गाड़ी को डिटेन किया गया जो पहले से पता था और डीआईयू की टीम भी थी। थार गाड़ी को डिटेन किया गया तो उसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी उसमें हुई है, एक सरोज कुमार और मन्यू कुमार। गाड़ी को जब प्रॉपर्टी सर्च किया गया तो उसमें लगभग 900 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है। खबर कटिहार से, जहां चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया। घटना नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले की है। चोर बंद पड़े घर में ताला तोड़कर घुसे और लाखों रुपए के जेवरात कैश लेकर फरार हो गए। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में एक संदिग्ध युवक पहले घर के आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है, फिर मकान में दाखिल हुआ। पीड़ित ने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सामने आए थे, सामने आके देखे घर में मेरा ताला जो है वो टूटा हुआ है,
उसके बाद घर में घुस के मेरा जो पालक का जो लॉकर है वो भी टूटा हुआ है। तो लॉकर में कैश था 50,000 और गोल्ड था आपको 40 से 45,000, उससे बिल भी है। अच्छा, तो ये में टोटल मिला के 90 से 95,000 चोरी हुआ है। थाना में आवेदन दे दिए? थाना में आवेदन दिया है, लेकिन पुलिस के पास गया तो पुलिस जो वन ड्यूटी में था उन लोग बोला आप देखे जाइए, हम लोग देखते हैं। गयाजी में लुटेरी दुल्हन गिरोह से जुड़ा एक मामला सामने आया है। पीड़ित दुल्हा के अनुसार वो शादी के लिए अपने साथियों के साथ गया हुआ था। आरोप ये भी है कि गिरोह के सदस्य उसे गया जंक्शन से बोध गया ले गए, जहां लड़की दिखाने के नाम पर और दिखाने के बाद मंदिर में शादी कराई गई। शादी के बाद दुल्हन नाश्ता करने के बहाने अपने एक सहयोगी के साथ फरार हो गई और इसके बाद दुल्हन पक्ष के अन्य लोग भी मौके से गायब हो गए। पीड़ित का आरोप यह भी है कि शादी कराने के नाम पर उससे 1.26 लाख रुपए लिए गए थे और बाद में उसने दुल्हन के कथित मामा और एक अन्य परिजन को शिक्षा विभाग कार्यालय के पास देखा, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और अब पूछताछ में जुट गई है। शादी जी आज कराया विष्णुपद मंदिर में। हाँ जी। पैसा कितना लिया? 1,26,000 रुपया। और क्या? और कुछ नहीं दिया जी। सामान वानी खरीदाया शादी का? ये कपड़े लिखते खरीदे तो उसी पैसे में से। लड़की कहाँ है? लड़की तो ये लोग ने किसी बंदे के साथ गई भगा दिया। कहाँ? मुझे ये नहीं पता कहाँ भगा दिया। कितने बजे शादी हुआ था आज? शादी कितने बजे हुआ था? आज शादी आज ही ना किए थे? कितने बजे हुआ? शादी आज करिए। मोतिहारी पर भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि भारत नेपाल सीमा यहां पर और एसएसबी की टीम की तरफ से कार्रवाई की गई। एसएसबी और निजी संस्था ने नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर नेपाल ले जाकर बेचे जाने के मामले में युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक मैत्री पुल के पास एक नाबालिग लड़की को नेपाल लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। वहीं एसएसबी को जब इस युवक पर शक हुआ तो दोनों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। आरोपी नाबालिग को प्रेम विवाह और नेपाल में नौकरी का झांसा देकर अपने साथ लेकर जा रहा था। युवक ने नाबालिग को बुर्का पहनाया ताकि उसकी पहचान छिपाई जा सके, लेकिन मामला संदिग्ध लगने पर एसएसबी ने कार्रवाई की और युवक की गिरफ्तारी हुई है। खबर अब आपको मुंगेर से बताते हैं। मुंगेर जिले के जावैद गांव का माहौल उस वक्त गमगीन हो गया जब बीएसएफ के जवान चंदन कुमार सिंह का शव पैतृक गांव पहुंचा। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्यूटी के दौरान करंट लगने से उनकी जान चली गई। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर पहुंचा है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गमगीन माहौल है, लोगों की आंखें भर आई हैं। जवान के अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थी और लोग अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। बीएसएफ के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद फूलों से सजे वाहन में पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए सुल्तानगंज गंगा घाट रवाना किया गया। अगली खबर जमुई से, जहां सदर अस्पताल परिसर में बीमार बच्चों के इलाज के लिए 3 करोड़ की लागत से पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का निर्माण किया गया, जो बनकर तैयार है, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। लोगों को उम्मीद थी कि इसके निर्माण के बाद जिले के बीमार बच्चों को इलाज में सुविधा हासिल होगी, लेकिन सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्माण एजेंसी और संवेदक के बीच विवाद की वजह से इसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा। वार्ड के बारे में कुछ विभागीय जटिलताएं सामने सुनने में आ रही हैं, क्योंकि BMICL और जो बनाने वाले उसके ठेकेदार थे, उसके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण वो यथावत है, वो हम लोग को हैंड ओवर नहीं हुआ है, इसलिए उसमें हम लोग कुछ रोगी को सेवा नहीं दे पा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।